इसीलिए 6 सीटों पर कह दिया है उन्होंने। और अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया है कांग्रेस के लिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी। मैं बता रहा हूं, देखिए तंत्र किसके पास मजबूत है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। भारत के इतिहास का पिछला लोकसभा चुनाव इकलौता चुनाव था। अजीज खान साहब को अगर न याद आए या श्रीवास्तव जी तो मुझे बता देंगे, जब 7 समंदर पार बैठे एक धन कुबेर जॉर्ज सोरेस ने कहा मैंने $1 बिलियन रखे हैं भारत में मोदी जी की सरकार हटाने के लिए। इतना बड़ा तंत्र है पीछे। और ये कोई मैं विदेश में छपी बात तो नहीं कर रहा हूं। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिशियल बयान है कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। तो तंत्र किसका कितना व्यापक फैला हुआ सबको पता। अब इसके ऊपर आते हैं जो उन्होंने बात कही, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का रिलेशन तो रूबिका जी कितना बेहतरीन है कि अभी 7-8 महीने पहले की तो बात है, पिछले साल दिसंबर में जब चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने क्या बोला था, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस वालों ने कहा था बहुत चिरकुट पार्टी है। और कमलनाथ जी का वो वीडियो याद है, अखिलेश वखिलेश बोला था। तो दिल में तो एक दूसरे के प्रति ये रखते हैं। मगर मुलायम सिंह जी ने एक बात कही थी कि अपना घर मत दिखाना किसी को, और यही गलती की है कांग्रेस को, घर मत दिखाना। उन्होंने कहा था अपना वोट बैंक दिखा दिया है। और अब उत्तर प्रदेश में रूबिका जी जानते हैं इनकी क्या स्थिति हो गई। जो पुरानी हिंदी फिल्मों में होता था कि किसी और से मोहब्बत हो गई मगर पुराना आशिक लौट आया है। अब ये इस समय तो उस वोट बैंक से मोहब्बत कर रहे थे समाजवादी पार्टी वाले, अब पुराना आशिक है कांग्रेस, वो 1990 से पहले वाला। अब जब पुराना आशिक लौट आता है तो नए आशिक के लिए बड़ा खतरा हो जाता है जनाब, कि अगर पुरानी मोहब्बत जाग गई तो फिर अब क्या होगा अंजाम, ये तो खुदा ही बताएगा। और ये बेगानी शादी भी नहीं है कि आप कह दो अब्दुल्ला दीवाना। अजीज भाई देखिए रूबिका जी, बीजेपी अब अपने बारे में सोचे और अपने वोट बैंक को बचाए, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कुल मिलाकर के इख्तलाफात पैदा करके वोट को बटोरा था, अब वो वोट बिखर रहा है। अब वो समाजवादी पार्टी के झोले में आ रहा है। और ये मेरे ख्याल से लोकसभा के चुनाव में चीजें दिखी है। अब ये अपने वोट को बचाए, कहा आप कांग्रेस और समाजवादी आप ये कह रहे हैं कि आपने इनकी दुखती रग पर वार किया है, आपने हिंदुओं को बांटा है और इसीलिए दलित, नॉन दलित, ब्राह्मण और क्षत्रिय और इन सब में इस वक्त जो है वो रार चल रही है, और खासकर वोट बैंक को लेकर। अजीज भाई आपका भी रुख होगा और सुधांशु जी आपका भी, मेरे बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए, तिवारी जी मुस्कुराइए मत, महाराष्ट्र अगला नंबर है। वो सुधांशु जी मन ही मन में बल्ले बल्ले कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि यहाँ आप ही आपस में लड़ते रहेंगे और मावा ले जाएगा कोई और। सुधांशु जी का तो मैं अभिनंदन करूंगा। सारे एग्जिट पोल, सारे पोस्टर, सारे ही लोग कह रहे थे कि बुरी तरह हार रही है, बुरी तरह हार रही है। लेकिन जमा लिया तुमने। कैसा जमाया, क्या जमाया, ये जयराम रमेश तो बता रहे हैं, लेकिन उस विवाद में मैं नहीं पढ़ूंगा। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर हमारे 10-12% वोट जिसकी तरफ जाते हैं वो सत्ता में आता है। तो बीजेपी 41 सीटें 48 से में से इतना तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा था, अब 2 डिजिट में भी आप गए नहीं। कैसा है कि हमारे वोटों के भरोसे देखो कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बन गई है। तो अभी तो कांग्रेस के कई नेता राज तिलक भी करने निकले थे। नहीं तो तिवारी जी आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपके वोट महत्वपूर्ण है। सुधांशु जी आपसे बातचीत शुरू कर दें। नहीं, देखिए मैं बताता हूँ सुधांशु जी, मैं बीजेपी में ही था और बीजेपी में मिनिस्टर रैंक में किसान मिशन का चेयरमैन था। मैं उद्धव जी को मिला, उद्धव जी नाराज चल रहे थे। मैंने उद्धव जी को पूछा कि उद्धव जी क्या बात है कि आप नाराज क्यों चल रहे। तो 14 से 19 के बीच में उद्धव जी को जो ट्रीटमेंट मिली और उन्हें एक ऐसा विश्वास हो गया कि जो परजीवी बीजेपी बाला साहेब के दरवाजे आके बड़ा भाई छोटा भाई करती थी, वो बीजेपी उनको ही समाप्त करने निकली है। तो उन्होंने किशोर जी आप ये कह रहे हैं परजीवी बीजेपी है, परजीवी कांग्रेस नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुनो तुम। ये मैं सुधांशु जी को बता रहा हूँ कि ऐसा असुरक्षितता उद्धव जी के मन में क्यों आई और उद्धव जी आपको छोड़ के क्यों चले गए। और उद्धव जी के जाने के बाद बहुत बड़ा हिंदू वोट, जो ओबीसी में का हिंदू वोट, वो आपसे दूर चला गया। और परिस्थिति ऐसी ही है।
महाविकास आघाड़ी चुस्त दुरुस्त है। ओके। और उद्धव जी के नेतृत्व में हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। आपके कोई भी तंत्र मंत्र धन शक्ति नहीं चलेगी। नहीं तिवारी जी, ऐसा है, मैं यहाँ डिबेट क्यों कर रही हूँ? ये कोई यहाँ बैठ के सुधांशु त्रिवेदी ने थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं यहाँ डिबेट कर रही हूँ। डिबेट तो आप ही लोग नसीहत दे रहे हैं कांग्रेस को। मैं चर्चा कांग्रेस और आप लोगों के रिश्ते को लेकर कर रही हूँ। ठीक है, आपकी फाइट, आप लोग बतियाते हैं फाइट में बीजेपी, और वहां रणनीति में आप लोग लड़ते रहते हैं आपस में। फिर बताइए ना, महाराष्ट्र में कौन चुनाव जीतेगा? और आपने चूंकि बीजेपी को कहा कि ये है बड़ी वाली परजीवी, तो सुधांशु जी जवाब देंगे। सुधांशु जी, आप खा गए उद्धव ठाकरे की पार्टी को। देखिए, तिवारी जी ने कहा उद्धव जी के नेतृत्व में, यही तो सवाल है तिवारी जी। शरद पवार जी और कांग्रेस दोनों कह चुके हैं नेतृत्व किसी का प्रोजेक्टेड नहीं है, और जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम बनेगा। यही तो अरेंजमेंट बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से हमारे साथ था। इतने ही पे मान गए होते तो वहां जाके इस हालात पे न फंसे होते कि जिस चीज के लिए गए थे उसी पे वहां पे लाले पड़ रहे हैं, और यही सुनना पड़ रहा है जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। और परजीवी का मैं उदाहरण देता हूं। फैक्ट यह है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा उसका हश्र क्या हुआ। महबूबा मुफ्ती ने हमको छोड़ा, देखिए क्या हुआ। अकालियों ने हमको छोड़ा, क्या हुआ। और शिवसेना ने हमको छोड़ा तो क्या हुआ। और मैं बताना चाहता हूं, हमने बड़ी पार्टी होकर छोटी पार्टियों के लोगों को बड़े पद दिए। हमने बसपा से गठबंधन किया, 174 हमारे थे, 67 बसपा के, सीएम मायावती को बनाया। जेडीएस से गठबंधन किया कर्नाटक में, 40 उनके थे और 80 हमारे थे। हमने कुमार स्वामी को सीएम बनाया। और जेडीयू को में आप याद करिए, नीतीश कुमार जी जब सीएम बने थे उससे पहले 15 साल नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था। 95 में 7 सीटें समता पार्टी की और 42 भाजपा की थी। और शिवसेना में याद करिए महोदय, उस जमाने में हम बड़ी पार्टी थे। महाराष्ट्र में आप बड़ी थे, मगर आप ये बताइए, हमने लोकसभा में स्पीकर मनोहर जोशी को बनाया था। शिवसेना 16 सीटों की पार्टी थी, हम 182 की पार्टी थे, और इसके बावजूद हमने बनाया। तो आप हमारे आधार के ऊपर लोकसभा अध्यक्ष पद तक पहुंचे थे या हम आपके आधार पर पहुंचे थे? और 117 सीटें हम लड़ते थे, 167 आप। उसके बाद हम ये कहते थे जिसकी सीट ज्यादा होगी रतन टाटा, मैं चाहती हूँ फुल स्क्रीन प्लीज। रतन टाटा जी को अंतिम विदाई दी जा रही है, और आपने अभी कुछ देर पहले देखा एकनाथ शिंदे, भूपेंद्र पटेल, देवेंद्र फडणवीस, ये सब वहां पर, अमित शाह इस वक्त देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये सभी अंतिम दर्शन करने के लिए, पीयूष गोयल भी वहां पर मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं। पारसी रीति रिवाज से अलविदा कहा जाएगा रतन टाटा को। आज भारत का असली रतन हमें छोड़कर चला गया है। रतन टाटा की जितनी तारीफ की जाए, उनसे जितना सीखा जाए उतना कम है। ये तस्वीरें आज आपको दिखाना जरूरी है। ये लाइव तस्वीरें हैं, पूरा अमला वहां पर पहुंचा हुआ है। और इस बीच तिवारी जी, ये बातें जो बार बार चल रही हैं, आप लोग, मैं फिर कह रही हूं ना, बीजेपी से तो आपको लड़ना है, लेकिन आप ये जो इंडिया गठबंधन है और इसमें जिसने कहा मैं सीनियर, आई एम द बिगेस्ट ब्रदर, और वो है कांग्रेस, आप कैसे, ये वो बात हो गई है कि आप दूर भी नहीं कर सकते और पास भी नहीं ला पा रहे हैं। नहीं, एक बात मैं बता रहा हूं संक्षेप में, और उसके बाद रवि जी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा स्पष्ट तय हो चुका है, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह नहीं है, लेकिन हर पार्टियों में कुछ नेता होते हैं जो अपने आप को सीएम बोल के प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक मान्य नेतृत्व उद्धव जी का है, और उद्धव जी ही महाविकास आघाड़ी के सीएम का चेहरा बोल के चुनाव में जाएंगे। ये बात तय हो चुकी है। और आप, मैं देखो, समाजवादी पार्टी की चिंता सुधांशु कर रहे, शिवसेना की भी चिंता सुधांशु कर रहे थे। सुधांशु जी, आपकी पार्टी 288 में से 128 सीटें भी लड़ी नहीं,